नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं और उसी के साथ अब नई नई चर्चाएं भी शुरू होने लगी हैं। एनडीए गठबंधन ने अपना रूप ले लिया है, तो वहीं इंडिया अलायंस जो बना है उसने भी अपना रूप पूरी तरह से ले लिया है। एकमात्र मकसद है उसका नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारना, और उसी के साथ उसकी कई मीटिंगें हुई, कई सारी चीजें हुई। और खास तौर पर बिहार की जब बात करें तो बिहार में कोई भी चुनाव हो और उसमें जातियों की बात ना हो तो शायद बेईमानी होगी। अब बिहार में ऐसे कई दल हैं जो मुख्य रूप से बीजेपी और उसके बाद जो कांग्रेस, इन सब का मुकाबला है, और उसी के साथ अब ऐसे कई दल हैं जो कई बार मैदान में उतरते हैं। छोटे छोटे दल हैं, अपनी जातियों को लेकर के चलते हैं और उसके बाद वो बाद में वोट कटवा के तौर पर साबित होकर रह जाते हैं। तो इस बार भी बिहार में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चाहे असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, पप्पू यादव को ले लीजिए, मुकेश साहनी को ले लीजिए, ये कई लोग ऐसे हैं जिनका अभी क्लियर नहीं है कि ये इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं या एनडीए गठबंधन में जाएंगे। वहीं आपको अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो पिछली बार विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 5 सीटों में जीत भी दर्ज की थी, और सीमांचल और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रभाव है। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी अपनी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। वो निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उसी के साथ उनका साफ कहना है कि जो आरक्षण का वादा करेगा वो उसके साथ जाएंगे। अब उनका ऊंट किस करवट बदलेगा उस पर भी बात करेंगे। और एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में भी है वो है प्रशांत किशोर का, क्योंकि वो भी अब कहने लगे हैं कि वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा में लोग उनसे चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पर वो आखिरी फैसला अपना अक्टूबर में करेंगे। तो आज इसी पर पूरी चर्चा होगी कि क्या बिहार में तीसरा मोर्चा गेम चेंजर बनने वाला है। क्या बिहार में तीसरा मोर्चा इंडिया और एनडीए गठबंधन का रास्ता रोकेगा। क्या मुकेश सहनी, पप्पू यादव और ओवैसी बड़ा उलटफेर करेंगे। आज इसी पर पूरी चर्चा होगी। हमारे साथ पूरा पैनल होगा। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रीति शेखर हमारे साथ होंगी, आरजेडी से प्रवक्ता अरुण कुमार यादव हमारे साथ होंगे, जब पप्पू यादव की पार्टी के प्रवक्ता शाहान परवेज हमारे साथ होंगे, एलजेपी रामविलास से विनीत सिंह हमारे साथ होंगे, एलजेपी राष्ट्रीय एलजेपी से चंदन सिंह हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत हमारे साथ जुड़ेंगे, अर्पित राय राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी के नीलाभ कुमार शाही भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे, ज्ञान जी आपका भी स्वागत है। और पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के इस खास शो में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि तमाम तरह से बातें हो रही हैं, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। मैं शाहान परवेज आपसे पूछना चाहता हूं। शाहान जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सब जातियों के बड़े नेता के तौर पर आते हैं, खास जात की राजनीति की भी बात करते हैं। क्या है आपका आगे का, तो क्लियर कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तीसरा मोर्चे की आप भी तैयारी में है? साहब, आप निषाद आरक्षण की तेजी से मांग कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें आपके सामने आ रही है, लेकिन अभी पत्ते आप नहीं खोल रहे हैं। तो ये आपका क्या इशारा कर रहा है? आपका ऊंट किस करवट बैठेगा सर? देखिए, निषाद आरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं, तो निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं तो जायज बात कर रहे हैं और मुद्दे की बात कर रहे हैं। हमारे पार्टी सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी का साफ तौर पर जो ये कहना है कि हमें जो हमारी मांग है, आजादी के 75 वर्षों के बाद जो निषाद समाज जो उपेक्षा का शिकार है, सिर्फ जो वोट देने के लिए बने थे, उनको मुख्य धारा में वो लाए हैं और उनके लिए वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो जो हमें आरक्षण देगा हम उसके साथ जाएंगे। वो तो खुलेआम हमारे आदरणीय नेता सन्नत मल्ला मुकेश सहनी जी कह रहे हैं, सीधा सीधा। लेकिन इसके भी तो खोलने पड़ेंगे। आप देखिए, आप अकेले तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, खुद के प्रत्याशी उतारेंगे नहीं, कहीं ना कहीं किसी के साथ तो जाएंगे। देखिए उज्जवल जी, ये भविष्य में अभी गठबंधन की जहां तक बात है, हम किसके साथ जाएंगे, हम किसके साथ नहीं जाएंगे, ये फैसला
हमारे सभी पार्टी के जितने भी अधिकारी हैं, उन लोगों ने हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी को इसके लिए अधिकृत किया हुआ है। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी का जो फैसला होगा उसमें हम लोग साथ हैं। पार्टी हमारी जहां भी जाएगी हम लोग वहां पे जाएंगे। ठीक है, पार्टी जहां जाएगी वहां जाएंगे। शान परवेज, आपको आवाज आ रही है मेरी अब? जी 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 सर, अभी आवाज आ रही है। जी शान जी, पप्पू यादव भी कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं, अपने पत्ते वो भी नहीं खोल रहे हैं, और उसी के साथ पत्ते खोल रहे हैं या ना खोल रहे हैं वो आप पिछले कई दफे से कह चुके हैं कि इंडिया अलायंस की बैठक हुई जिसमें उन्हें निमंत्रण भी नहीं दिया गया, यानी कहीं ना कहीं वो जाने को तैयार थे, उन्हें पूछा नहीं गया। तो ऐसे में आप क्या स्टैंड है अब आपका, क्योंकि चुनाव तो नजदीक आ रहे हैं और पत्ते खोलने पड़ेंगे। देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कहा कि तीसरा मोर्चा या इंडिया अलायंस बनने का एक उपदेश, एकमात्र उपदेश है कि मोदी जी को सत्ता से उतारना। और हमारी पार्टी और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मोदी जी को उतारना और मोदी जी को बैठाना ये चुनाव का कोई एजेंडा है। हम लोगों ने ये एजेंडा तय ही नहीं किया है कि मोदी जी को उतारना है या मोदी जी को बैठाना है। देश के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको आप कोशिश ये कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड करके केवल इलेक्शन मोदी जी के नाम पे लड़ी जाए या उनके विरोध में या उनके पक्ष में इलेक्शन लड़ा जाए। ऐसा नहीं है। देश में कई मुद्दे हैं। हम लोगों को मोदी जी सत्ता में है या नहीं है, मेरा सवाल है और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी लगातार सवाल खड़ा करते रहे हैं, जो रीतियां और जो नीति केंद्र सरकार ने लागू कर कर जनता का जिस प्रकार से शोषण किया है, उसमें हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी मुखरता से अपनी बात को रखते रहे। और हम लोगों ने ये कहा है और जन अधिकार पार्टी ने ये कहा है, बहुत स्पष्ट ये कहा है कि हम लोग केंद्र सरकार की कुनीतियों का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार जिस प्रकार से नीतियां लागू कर कर लोगों का शोषण कर रही है, आज चिंता इस बात का है कि बिहार के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बिहार ने कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश में कोई राज्य रहा तो वो बिहार रहा। बिहार में बेरोजगारी बढ़ती गई और कोरोना काल में बिहार एक्सपोज हुआ और उसके बाद प्रवासी मजदूरों की चर्चा आप लोगों ने भी किया। और प्रवासी मजदूर को लेकर सबसे ज्यादा अगर मुखरता से कोई नेता ने बात रखा बिहार के अंदर, उस नेता का नाम है पप्पू यादव। और जिनको कहीं अगर सहयोग मैं समझ गया आपकी बात, आपकी बात समझ गया, लेकिन बात तो फिर वही है ना कि वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाती है। आप उज्जवल जी केवल चुनाव लड़ना, चुनाव लड़के जीत जाना या चुनाव लड़ने के लिए कोई हथकंडा अपनाना, अगर ऐसा करना, हमारी पार्टी 2015 में स्टैब्लिश हुई, उसका स्थापना हुआ और 2015 के बाद से हम चुनाव से ज्यादा जनता के मुद्दों पर मुखरता से अपनी लड़ाई लड़े और हमने ये तय किया कि सीट केवल सीट नहीं, हम कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अब हमको बुलाए या नहीं बुला रहा है ये मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं कि जिस एजेंडे पे इंडिया अलायंस गठबंधन बना है कि उसमें संस्थाओं के संरक्षण की बात कही गई, उसमें संविधान के संरक्षण की बात कही गई, उसमें धार्मिक एकता की बात कही गई, जिसमें आज महिलाओं को लगातार कहीं असुरक्षा का भाव महसूस हो रहा है, बेरोजगार भी बढ़ती जा रही है और बिहार में, खास तौर से बिहार में इन सारे चीजों को लेकर हम लोगों ने मुखरता से अपनी बात रखी है। और उसमें हम लोगों ने कहा है कि जिस प्रकार से इंडिया अलायंस की स्थापना और गठबंधन बनाने का काम किया जा रहा है, हमारी आइडियोलॉजी और हमारी विचार उस गठबंधन के साथ है। और बाकी सीट बंटवारा को लेकर है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपने कहा उज्जवल जी कि बिहार के अंदर जात की राजनीति, तो हम लोग शायद जात की राजनीति नहीं करते हैं और हम लोगों ने किसी भी जात का बात नहीं कहा है। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने बहुत स्पष्ट संपूर्ण बिहार की बात कही है, संपूर्ण बिहारी की बात कही है, चाहे हम महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, जीएसटी का विरोध करना हो, अल्पसंख्यकों पर हुआ अत्याचार का विरोध करना हो या स्वर्णों पर हुआ अत्याचार का विरोध करना हो, दलितों पर हुए अत्याचार का विरोध करना हो, सबसे मुखरता से, मैं गर्व से कह रहा हूं इस बात को, सबसे मुखरता से बिहार में हमारी पार्टी और हमारे नेता ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से प्रीति शेखर है। प्रीति जी, एनडीए ने लगभग पूरी तरह से अपना रूप ले लिया है। चिराग पासवान, पशुपति पारस,
उपेंद्र कुशवाहा, लगभग सभी लोग आपके साथ है। लेकिन ये जो अभी तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, इसकी सिर्फ चर्चा ही है कि क्या हो सकता है। तो ये लोग वोटकटवा के तौर पर अगर आ गए फिर तो दिक्कत क्या। प्रीति जी, आपका माइक म्यूट है, शायद आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। सबसे पहले तो आप जिन पार्टियों की बात कर रहे हैं उज्जवल जी, उन पार्टियों में चाहे आप ओवैसी जी की बात कर लें, चाहे आप सहनी जी की बात कर लें, या फिर पप्पू यादव जी की पार्टी जाप की बात कर लें, इन सभी पार्टियों के मिलने से भी, थर्ड फ्रंट बनाने के बावजूद भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के रथ को कोई रोक नहीं पाएगा। दरअसल बात यह है कि ये लोग सभी लोग लगातार से, जिस प्रकार से इन लोग के बोल आक्रामक रहे हैं, जो कोई ध्यान रखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार विधानसभा सीटों में 5 सीटें लाए थे विधानसभा चुनाव में। देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से लोग इतने प्रभावित हैं कि वो दूसरे दलों की तरफ वो रुख ही नहीं करेंगे। और बाकी अन्य समय क्या इनका हश्र रहा है लोकसभा चुनाव में, ये तो आप स्वयं जानते हैं। और ये लोग का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, ये दूसरों का, ये अगर सेंध मारेंगे भी तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस में सेंध मारने का कार्य करेंगे। ओवैसी जी जो भी वोट लाते हैं, वो वोट बैंक किसका है सबको पता है। तो वो कहीं से भी जो वोट काटेंगे, जाप के जो हमारे पप्पू यादव जी हैं, उनकी पार्टियां जो भी वोट लाएंगी, तो वो वोट भी कहां से कटेगा। मुझे लगता है ये सारे इंडिया अलायंस से ही कटेंगे। तो इसमें किसी प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन को इसका नुकसान होगा, बल्कि मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के को ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि अब भारत की जनता यह समझ चुकी है कि उन्हें वोट किस मुद्दों को लेकर देना चाहिए। जो लोग आपस में सिर्फ जातिवाद की बात फैलाकर जनता के बीच जाते हैं, उन्हें लोग नकार रहे हैं। यहाँ पर आज के डेट में जो लोग विकास की बात करते हैं, बल्कि करते ही नहीं है, बल्कि जिन्होंने करके दिखाया है, ऐसे पार्टियों के साथ ही जनता जाती है। और इसका प्रमाण है कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए बहुमत से लोकसभा में आती है। तो मुझे लगता है कि ये चाहे कितने भी ये मोर्चे कह रहे हैं जो निषाद आरक्षण की बात करेगा उसका साथ देंगे। देखिए, ये तो मुकेश सहनी जी की बात है, लेकिन हमारी पार्टी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। हमारी पार्टी सबों को साथ लेकर चलती है। जहां पर भी लोगों के जो समाज के निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं, उसके उत्थान की बात करते हैं। देखिए, लेना या नहीं लेना यह तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। प्रीति जी तो कह रही है कि ये सारी पार्टियां वोट कटवा रहे हैं, उनके पास अपना वोट बैंक नहीं है। देखिए, सहनी जी की अपनी सोच है, मुझे उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करती। वो ठीक है, वो अपना वो नेता है, अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन उनके आने या नहीं आने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज की जो जनता है, आज सामान्य रूप से जिनको लाभ मिल रहा है, जिनके घरों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंच गया, जिनके घरों में उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंच गया, जिनके घरों में शौचालय योजना का लाभ पहुंच गया, वो आरक्षण की बात नहीं करेगा। क्यों बनाया? ठीक है, ज्ञान रंजन हमारे साथ है। ज्ञान रंजन जी, इसलिए हो गया क्योंकि हमारी पार्टी तो आदिवासी को भी राष्ट्रपति बनाती है। हमारी पार्टी ओबीसी को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, यानी कि समाज में हर एक वर्ग को लेकर हमारी पार्टी चलती है। आज हरीशानी जी को आप इस पद पर देख रहे हैं, तो हमारी पार्टी ज्ञान रंजन हमारे साथ जुड़े हुए। ज्ञान रंजन जी, ये तमाम जिन पार्टियों की बात कर रही है, और खास तौर पर जो इंडिया अलायंस बना, उसमें तो पूरा रूप ले लिया उसने। एनडीए का अपना अलग है, वो सारी पार्टियां, उनकी बात सामने आ गई। लेकिन अब जो ये इन पार्टियों की जो चर्चा चल रही है, पार्टी जिनका मुस्लिम एरियाज, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का अच्छा खासा प्रभाव है, तो इन लोगों की जब बात आएगी तो ये आपका गेम बिगाड़ सकते हैं फिर तो। देखिए, व्हाट्सएप कर देना। किसी भी व्यक्ति और किसी भी पार्टी की अपनी एक पहचान होती है और उसकी एक समाज में रिलेवेंस होती है। और जिस तरह से हम सामाजिक समीकरण पे विषय और चर्चा कर रहे हैं, जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी समाज से जुड़ी हुई है। बात तो समझिए। जो लोग बीच में बोला था सब म्यूट कर लीजिए ना, डिस्टर्ब हो। हेलो जी ज्ञान जी, बात पूरी करिए।
मैं कह रहा हूँ कि जिन पार्टियों के नाम है, और ये डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि आप जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी आपकी विचारधारा है, उस विचारधारा को लेके आप चल सकते हैं और चुनावी मैदान में आप जा सकते हैं। सभी बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो या जैसे भी पार्टी हो, सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव के तहत उनकी कुछ ग्रास रूट पे, ग्राउंड लेवल पे कुछ ग्रासेस होती है, घास होती है, जहाँ पे वो अपने फील्डिंग करते हैं या अपने विचारधारा से लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि बिल्कुल चुनावी माहौल है और 2024 जैसे क्रूशियल इलेक्शन में हम किसी की भी छोटे बड़े किसी की भी अहमियत को, इम्पोर्टेंस जो है उसको कम आंक नहीं सकते हैं। बातें बड़ी बड़ी की जा सकती है, लेकिन सच्चाई है उसे आपको मेजर करना होगा और इसको समझना होगा। ये बात इंडिया जो अलायंस है बहुत अच्छी तरह से समझती है और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इंडिया बहुत अलायंस सारी की जब चीजों पहली को, बैठक हुई थी तो पप्पू यादव ने खुद ही इंटरव्यू में, हमारे इंटरव्यू में ही कहा था कि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। वही मैं बता रहा हूँ, चीजों को समझिए। मैंने अपने स्टार्टिंग लाइन में कहा कि ये जितनी भी चीजें हो रही, सामाजिक समीकरण को देख के बातें की हो रही। उस सामाजिक समीकरण की जब आप बात करते हैं तो आरजेडी से बड़ा पार्टी कोई नहीं है, ठीक है। जिस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है 2024 का जो इंडिया अलायंस का ऑब्जेक्टिव है, बहुत क्लियर एंड शॉर्टकट है और बहुत फोकस्ड है। फोकस इन सेंस में है कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा कृत्रिम महंगाई जो महिलाओं के गिरोह पे थोप दिया गया है, उससे महिलाओं को पहले निजात दिलाना। बेरोजगारी जो 2 करोड़ नौकरियां पहले दी जाने वाली थी हर साल युवाओं को, जिसका प्रॉमिस करके मोदी जी सरकार में प्रचंड बहुमत पाए और उसके बाद सरकार बनाया, तो 2 करोड़ नौकरियां अभी तक नहीं मिली। उससे पूरे देश के युवाओं को निजात दिला के उनके भविष्य की स्थापना करना। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपकी बात ये समझ गया, लेकिन ये सारी चीजें तो तभी सही से आ पाएंगी जब आप ये गणित सही से बिठा पाओगे। पार्टियों का, नेताओं का, जातियों का समीकरण जब ये सब सही से बैठेगा तब तो आप आगे बढ़ोगे, तब इन मुद्दों की बात होगी। उज्जवल जी आप मेरी बात सही से सुने नहीं। मैंने इस लाइन को पहले ही बोला है और मुझे एक बार कंप्लीट करने दीजिए। आपके जितने भी सवाल है, सारे सवालों का जवाब मेरा एक पैराग्राफ में मिल जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि ये जितनी भी सामाजिक समरसता है, जितनी भी सामाजिक, छोटे हो या बड़े हो, रीजनल, सभी की इंपॉर्टेंस है। बात को समझिए। कभी ये जरूरी नहीं होता है कि आप इंडिया अलायंस में सभी को ले लिए। बहुत सारे चीज ऐसे सिचुएशन होते हैं कि जब हम बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। चुनावी समीकरण के बहुत सारे मायने और तरीके होते हैं और आप एक एज ए रिपोर्टर बहुत अच्छे से इन चीजों को समझते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम किसी बात को रख रहे हैं तो उस बात की रखना है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे सैनी जी को हो, चाहे हमारे ये पप्पू यादव जी को हो, या और भी बहुत सारी पार्टीज हैं जो भी हैं, उन लोगों की अपनी एक समाज में एक इंपॉर्टेंस है, इन्फ्लुएंस है। ये बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जिस समीकरण को हम लेके चल रहे हैं उसमें हमारी सीटों की जो बंटवारा होगी वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, सिर्फ 60 लाना ही मकसद नहीं होता है। 60 लाके उसका रिजल्ट निकले, उसका एक कंकरेंस रिजल्ट निकले जो इम्पैक्टफुल हो, वो मायने रखता है। क्योंकि हम किसी को लेके आ जाते हैं और उसको उपेक्षित करते हैं तो फिर वो चले जाते हैं। जैसे सैनी जी चले गए थे कि बोले कि पीठ में चाकू में छुरा मार दिया और वहां बीजेपी में चले गए, बीजेपी में उनको टिकट दिया, बीजेपी कोटा से क्या हुआ? हाँ क्या ये तो पार्टियां हैं, इनमें से किसी के साथ आपको बड़ा रिजल्ट दिख नहीं रहा क्या? बात यही तो मैं कह रहा हूँ। बात है कि राजनीति दांव पेच की, राजनीति दांव पेच की है। आपको बहुत प्रॉब्ली बहुत हाइपोथेटिकल लगेगा अभी आपको, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ ये दिलाऊंगा कि जब नवंबर का महीना आएगा, जब बिहार में छठ पूजा समाप्त हो जाएगी, तो छठ पूजा के बाद जो नवंबर का सेकेंड वीक होगा, तो बहुत समीकरण आपको सामने दिखेगा और आप फिर अपने ही प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही अच्छा उस टॉपिक को लेकर डिबेट भी करेंगे। मैं कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन जो है किसी को उपेक्षित नहीं कर रहा है। सभी ने अपने अपने कंडीशन रखे हैं। जैसे सैनी जी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि हमने मांग रखी है कि हमको जो आरक्षण देगा देंगे। ये सारी चीजों की विचार है, तो अपने अपनी चीजों पे जिनके इफ बट एस जिसके टर्म एंड कंडीशंस है, सभी के टर्म एंड कंडीशन ऑन द टेबल सभी पार्टी पे हैं, चाहे वो बीजेपी के पास हो, एनडीए गठबंधन या बीजेपी पार्टी के पास हो, या इंडिया के पास हो, इंडिया अलायंस के पास हो, या थर्ड फ्रंट हो या फोर्थ फ्रंट पे हो। यहाँ पे जब हम 24 के चुनाव में जाते हैं तो हमें यही मकसद है, जो दो विचारधारा की तरफ से लड़ाई होगी। इस प्लेटफॉर्म पे भी अभी मैं सुन रहा था पप्पू यादव के प्रवक्ता को, वो भी बहुत क्लियर है कि हमें क्या चाहिए।
तो जो चुनाव होगी दो हिस्सों में होगी, दो विचारधारा के अगेंस्ट होगी। तो एक विचारधारा हमेशा ऑटोमेटिक अपने तरफ आ जाएगा और एक विचारधारा अलग चली जाएगी, एक आमने सामने की लड़ाई है। तो मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म से एक लाइन बोल रहा हूँ, क्लोजिंग लाइन, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से यही बताना चाहता हूँ कि थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, ये सारे अभी वर्चुअल बातें हैं और ये एग्जिस्ट इस बार नहीं करेंगे, यही मेरा कहना है। ठीक है ज्ञान रंजन, ओके। अरुण कुमार हमारे साथ हैं। अरुण जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अरुण जी, तमाम सारी बातें हुई अब तक, लगभग ये जो ज्ञान रंजन जी बोले कि नवंबर के महीने का इंतजार करिए, कई सारी चीजें सामने निकल के आई, लेकिन कुछ लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कई बार बिहार में ऐसे देखने को मिला है, जो पार्टियां जब उतरती हैं तो वो वोट काट के ले जाती हैं, ये कई बार देखने को मिला है। तो ऐसे में इस बार भी लगभग वही बन रहा है क्या अंदेशा? देखिए इस बार एक अलग दृश्य आपको नजर आ रहा है और दिख भी रहा है, और बिहार ने जो संदेश दिया है पूरे देश ने इसे स्वीकारा है। आपने देखा किस तरीके से प्रथम बैठक इंडिया गठबंधन की पटना में हुई और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी ने जो संदेश दिया 2022 में महागठबंधन करके और नई सरकार बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से सत्ता से बाहर करने का काम किया, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं पूरे देश में पूरा आकार ले चुका है। और चूंकि इस बार जो लड़ाई है, उज्जवल जी हमको भी मौका दीजिएगा। जी बिल्कुल, जो आपके पास ही आएंगे। की लड़ाई है, एक है संविधान के समर्थक और एक है संविधान के विरोध में लोग, और हम लोग इंडिया गठबंधन जो बनी है संविधान बचाने के सवाल पे, जन सरोकार के सवाल पे, जनता के मुद्दे को लेकर। इसलिए इस बार की जो लड़ाई है मोदी बनाम मुद्दा, तो इसलिए इस बार जो भी लोग हैं धीरे धीरे आप देख रहे हैं जिनको संविधान में आस्था है, जन सरोकार के सवाल को लेकर जो थोड़ा सा भी उनमें हमदर्दी है, जिनका विचारधारा मजबूत है, जो स्थिर राजनीति कर सकते हैं, करते हैं, जो बिना स्वार्थ की, बिना कुर्सी की राजनीति करना चाहते हैं, तो सारे लोग अभी तक 28 दल महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुका है। तो इसलिए इस बार अब स्वार्थ परक राजनीति करने वालों की दाल गलने वाली नहीं। अरुण जी, वो जो गठबंधन बन गया वो तो दिख गया, उसका जो रूप था वो तो दिख गया। बात हो रही है, जो गठबंधन इंडिया अलायंस बन रहा था वो तो दिख गया, उसका तो पूरा रूप आ गया सामने। लेकिन बात हो रही है तीसरे मोर्चे की जो सुगबुगाहट शुरू हुई है, बात इस पे हो रही है। देखिए जहां तक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट हो रही है, अभी तो कहीं किसी तरह का कोई बात नहीं आया है। और जहां तक है कि अभी कई दल वेट एंड वॉच में, कई दल अपने अहंकार को त्यागेंगे, अपने स्वार्थ की राजनीति को त्यागेंगे, तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो बहुत सारे देश के अंदर में है जो वेट एंड वॉच में है, बहुत सारा बात है। ठीक है अरुण कुमार, वेट एंड, ठीक है, आर और पार की है, मुद्दा बना मोदी है, संविधान बचाने का सवाल है। इसलिए इस बार तो तीसरे चौथे मोर्चे की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात आप लोग अभी कयास लगा रहे हैं, ये सब इस बार होने वाली नहीं है, क्योंकि कयास ही है राइट तौर पर। और ठीक है अरुण कुमार, वेट एंड वॉच की स्थिति है। चंदन सिंह, जनता त्राहिमाम है। ठीक है अरुण जी, आपकी बात आ गई सामने। चंदन जी, अरुण कुमार कह रहे हैं वेट एंड वॉच की स्थिति है, ज्ञान रंजन ने भी कहा नवंबर तक का महीना देखना होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, चंदन आवाज आ रही है आपको? चंदन आपको आवाज आ रही है? ठीक है, मैं राहुल कुमार के पास चलना चाहता हूं। राहुल जी, अभी अरुण जी कह रहे हैं वेट एंड वॉच की स्थिति है, उसी के साथ अभी ज्ञान रंजन ने कहा कि नवंबर का महीना महत्वपूर्ण होगा। आप तो एनडीए को समर्थन ही दे चुके हो, तो क्या लग रहा है आपको, ये जो दल आएंगे ये वोट कटवा के तौर पर साबित होंगे? देखिए उज्जवल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि देश के अंदर भले ही तीसरा और चौथा गठबंधन की चर्चा अमूमन निकलती है, लेकिन मोटे तौर पर देश की जनता का मूड
मियाज और मुद्दे दो धड़ेयों में बटा हुआ रहता है। आप 89 से देखें, जब से बीपी सिंह जी की सरकार बनी, पोस्ट पोल या प्री पोल अलायंस हुआ, फिर उसके बाद जैसे जैसे 98 में जब माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ एनडीए का, वो 25 साल उसका सफर हो चुका है अभी तक पूरा। और एनडीए जिस मजबूती से सभी को, सभी राज्यों में जिस तरह से तालमेल बिठा रही है, ये तालमेल आपको इंडिया गठबंधन में, या जो कहिए घमंडिया गठबंधन, तो उसमें आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको सीपीएम ऑलरेडी पोलित ब्यूरो में बैठक करके वो तय कर चुके हैं कि हम केरल और बंगाल में साथ नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी के अंदर ये बातें चल रही है, कांग्रेस भी असहज है। बहुत सारी चीजों को लेकर के आने वाले दिनों में, जो अभी ज्ञान रंजन जी कह रहे थे कि नवंबर में चीजें दिखाई पड़ेंगी, तो मुझे तो लगता है कि बिहार के अंदर कोई तीसरा या चौथा गठबंधन की संभावना इसलिए भी नहीं है। हम लोगों ने भी एक प्रयोग 2020 में किया था, हम और ओवैसी जी की पार्टी, उस वक्त हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी थे उस अलायंस में, लेकिन जनता ने काफी सीटों पर हम लोगों को खारिज कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को भी ये बाद में महसूस हुआ कि पूरी राजनीति या पूरे मुद्दे जो है दो भाग में विभक्त रहते हैं। लेकिन ज्ञान रंजन जी जो बात कह रहे हैं या अरुण जी जो बात कह रहे हैं, उसके पीछे दरअसल मकसद उनका जो नवंबर का मसला है, कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब आरजेडी के अध्यक्ष ने कहा कि इनको केंद्र में जाना है, अभी तेजस्वी जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना है, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी का जो हाव भाव व्यवहार पिछले 15-20 दिनों के अंदर दिख रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार के अंदर भी इंडिया गठबंधन 2-3 भागों में आपको बटा हुआ दिखाई पड़ेगा। शायद ज्ञान रंजन जी नवंबर की जो बात कर रहा है वो उसी दिशा में बात कर रहा है। रही बात जाप की या वीआईपी पार्टी की या अन्य पार्टी की, मैं किसी भी पार्टी पर व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बिहार की जनता ने मोटे तौर पर मन बना लिया है। जो 17 साल से नीतीश कुमार जी जिस वादे के साथ बिहार के अंदर हैं, और जो यहाँ मैंडेट को जिस तरह से हड़पा गया है तेजस्वी जी के साथ मिल करके, बिहार उससे अब आगे बढ़ चुका है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में एनडीए 40 की 40 सीट जीतेंगे। ठीक है राहुल। चंदन, आपको आवाज आ रही है मेरी? चंदन, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, आवाज आ रही है जी चंदन जी, तो अभी अरुण जी कह रहे थे कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति, वही सवाल जो राहुल जी से पूछा वही आपसे भी पूछेंगे। वेट एंड वॉच की स्थिति, ज्ञान रंजन कह रहा है नवंबर तक का महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उज्जवल जी, आवाज आ रही है जी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ सवाल राहुल जी से पूछा था वही आपसे, कि अरुण कुमार कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति है, ज्ञान रंजन कह रहे हैं अभी नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, और प्रीति शेखर ने साफ साफ कह दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जहां से शुरू हुई है, ये क्या असर करने वाली है? एक बार सवाल तो चंदन जी, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अर्पित राय हमारे साथ है। अर्पित जी, कई दफे ये देखा गया है जैसे ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं अपनी जो जाति को लेकर चलती हैं, पूरी तरह से चुनाव लड़ेंगी, वोट गेम चेंजर बनेंगी, वोट कटवा के तौर पर नाम इनका चला जाता है, और उसके बाद फिर कुछ बड़ा दिखता नहीं है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या? उज्जवल जी, अभी तो सिर्फ सुगबुगाहट है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि छोटी छोटी पार्टियां कास्ट को लेके, अपने पर्सनल इश्यूज को लेके इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद कोई मेजर रिजल्ट्स नहीं छोड़ पाते। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जहां तक विकासशील इंसान पार्टी की बात है, वीआईपी की बात है, इनके जो इलाके हैं दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, इनमें इनका अच्छा इन्फ्लुएंस है। अगर आप बात करेंगे ओवैसी साहब की पार्टी की, तो पूर्णिया, किशनगंज और अररिया, कटिहार जैसे इलाकों में इनका इन्फ्लुएंस है। तो वो इन्फ्लुएंस आप इग्नोर नहीं कर सकते, और अभी तो सिर्फ एक सुगबुगाहट है। ये अलायंस कहाँ आके बैठता है, कैसे बनता है, इसमें कई सारी चीजें हैं। और इनमें जो सबसे टॉलेस्ट लीडर है मिस्टर पप्पू यादव जी, उन्होंने तो अपना इंक्लिनेशन ऑलरेडी दे रखा है इंडिया अलायंस की तरफ। बस यही बात है कब उनको इन्विटेशन मिल जाए और वो जाके वहां ज्वाइन करें या क्या करें। जहां तक मुकेश साहनी जी की बात है, 100 दिन की यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन इसका भी कहना गलत नहीं होगा कि वो क्या पता जनता की था लेने निकले हों, और सिचुएशन के हिसाब से वो बाद में डिसाइड करे कि उनको किस तरफ अलायंस में आना है। जी ठीक है। कृष्णकांत,
कृष्णकांत आवाज आ रही है आपको? एक बात जो सारी पार्टियों की बात चली उसमें आवाज आ रही है बात चल रही है उज्जवल जी। प्रशांत किशोर की भी। प्रशांत किशोर की भी एक बात चल रही है, वो भी कह रहे हैं चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है। क्या लगता है आपको? उज्जवल जी देखिए, ऐसा है ना कि कथनी और करनी में अंतर होता है। जब है ना आप जब पेपर पे जब कोई युद्ध लड़ते हैं तो उसका रिजल्ट, और जब मैदान में आता है उसका रिजल्ट। प्रशांत जी कहते हैं कि का जो कहना था कि जिस पार्टी के साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है, लेकिन जब असली लड़ाई तो उनको अभी पता चलेगी कि उनकी पार्टी कितने पानी में है और उनका जो दूसरों को बनाने वाले खुद नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है जैसे परपी जी बोले, दोनों पर हमलावर रहते हैं। वो नीतीश सरकार पे भी हमलावर हो जाते हैं, नीतीश कुमार पर भी हमला बोल देते हैं, नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोल देते हैं। कहते हैं विरोध प्रचार का माध्यम होता है उज्जवल जी, विरोध प्रचार का माध्यम होता है। जिसकी सत्ता होती है, यदि आपको ऊपर उठना है, चाहे वो देखिए आम आदमी पार्टी की हो, आप किसी भी पार्टी का देख लो, चाहे वो बीजेपी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो विपक्ष में जितनी आवाज बुलंद करेंगे उतनी पार्टी चर्चा में आएगी, उतनी ज्यादा पार्टियां की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती है। तो इसका जो उज्जवल जी जो सीधा इफेक्ट है, जो भी ज्ञान जी जो हमारे रंजन जी जो बात बोले उन्होंने कि हर पार्टी की इज्जत होती है, हर पार्टी कहीं ना कहीं उसके अपने अस्तित्व है, और हर पार्टी की अपनी जो किसी न किसी जात से या जो के रखवाले होते हैं तो उनका वो इज्जत होती है। तो जो पार्टियों की जो इम्पोर्टेंस है, हाँ वोट कटवा दो टाइप के होते हैं। एक वोट कटवा जो आपने पिछले चुनाव में देखा, जो रामविलास पासवान की पार्टी जो अलग हो गए थे और जो नीतीश से और है, लेकिन वो वोट कटवा जो था बहुत बड़ा नुकसान दिया था। और सीधा जो केंद्र जो राज्य में जो मुख्यमंत्री थे उसको हिलाया नहीं, डुलाया नहीं। भूकंप जो है ना, आज रिएक्टर सेल का था भूकंप, तो वो चीज, वो वोट कटवा एक अलग वोट कटवा है। और अभी जो आप देखेंगे तो बाकी जो पार्टियां जो है, जो ऐसा नहीं है कि मुकेश सहनी का अस्तित्व नहीं है और ये बाकी जो पार्टियों का अस्तित्व नहीं है, बस वो डिपेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, वेटन वॉच कर रहे हैं कि कहाँ पे किस तब कहाँ मौका मिल जाए। लेकिन बहुत सारी पार्टियां, उनके पास आपसी इतनी ज्यादा गठबंधन में इतनी ज्यादा लोग जुड़े हुए ऑलरेडी है कि वो नहीं चाहते कि और इनके आने से आपस में अच्छा जो गांव में कहावत है कि कहीं मुश्किल ना हो जाए, अपने अलायंस जो टूट ना जाए इनके बुलाने से। इसीलिए वो चाहते हैं जितना कम बर्तन होगा उतना कम आवाज होगी। ठीक है, चंदन सिंह आवाज आ रही है आपको? जी प्रीति जी, बस चंदन जी से एक कमेंट, उसके बाद आप पे आते हैं। चंदन जी, कृष्णकांत ने भी जिक्र किया, और जो वोट कटवा की सही परिभाषा, वोट कटवा का असल मतलब आपसे बेटर तो कौन ही समझ सकता है सर। जब अलग अलग हुए, चिराग पासवान अलग हुए थे और पशुपति पारस अलग हुए, तो इस बार जो ये वाला जिसकी सुगबुगाहट चल रही है, ये कुछ असर करेगा? चंदन जी, उज्जवल जी आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। देखिए बिहार में अब तो जिस तरीके से अब गठबंधन बन रहा है, हाँ जो गठबंधन आप एमआई का आवाज नहीं ये लोग गठबंधन बनाए थे। देखिए मायावती का बिहार में कुछ है नहीं, एक दो विधानसभा में इनके कुछ वोट हैं। अब जहां तक बात रही पप्पू यादव जी की, तो ये जी चंदन जी की आवाज नहीं आ रही उज्जवल जी, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जी मैं उज्जवल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक तीसरा मोर्चा चाहे वो केंद्र में बना हो या तो राज्य में बना हो, वो आज तक कभी सफल नहीं हुआ है। और तीसरा मोर्चा जब भी हम लोगों ने बात तो कर रहे हैं गेम चेंजर की, बात वोट कटवा की हो रही है। मैं बात कर रही हूँ एक जमाने में आपकी पार्टी जो है वो तीसरा मोर्चा था। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब सरकार थी कांग्रेस की, अब विपक्ष में जब जनता दल मैंने ये जानकारी नहीं है, सुना मैं ये मेरे ख्याल से आप बताएं जाए
फिर हम आपकी बात बात सुनेंगे। समझ में आएगी। हम जी, जी, गलत आप बात ये तो कहना नहीं चाह करे। रहे हैं कि आज आप थर्ड पहले से आप फर्स्ट सुन आ नहीं गए रहे हैं हैं, आप तो बोल रहे थर्ड हैं वाले की बात। इज्जत नहीं है। आप कह प्रीति रहे हैं कि जी, थर्ड अभी कभी आप कोई सक्सेस बात नहीं कह रहे हुआ। कहाँ है? आप ये आप अभी जो रिप्लाई बात कर रहे बोल रहे हैं वो हैं। गलत बात बोल रहे हैं तो कैसे प्रीति जी को सुनिए बोलने दीजिए। उसको। कृष्णकांत जी आपके पास आएंगे दोबारा। प्रीति जी को अपनी बात रख ठीक लेने है दीजिए। प्रीति जी। प्रीति अभी जी तक को पहले बिहार की जो परिस्थिति है उसमें जो हम लोगों ने वॉच किया है कि यहाँ पर जब भी तीसरा मोर्चा बनता है वो बिल्कुल स्वार्थ और दबाव का बनता है। वो लोग दबाव देकर अपने लिए लोकसभा में और विधानसभा में एंट्री के पास के लिए सिर्फ दबाव की राजनीति करके वो तीसरा मोर्चा बनाते हैं। हमारा ये कहना है कि यदि किसी को जनता के प्रति कोई संवेदना हो और जनता के लिए सोचे तो कोई बात हो। यहाँ पर लोग स्वयं के लिए या स्वयं के बेटे के लिए एंट्री पास उज्जवल चाहिए जी, अगर उनको। आवाज आ रही होगी इसलिए वो तो तीसरा हमको थोड़ा मोर्चा समय बनाते दीजिए, हैं। नहीं तो फिर हम निकल जाए बाहर। लेकिन जनता जो है पूरे केंद्र का जब चुनाव होता है तो वो पक्ष विपक्ष में ही वोट डालती है और जो वोट जो कटवा है जो वोट काटने के लिए खड़े होते हैं जनता उनको कभी वोट नहीं देती है। इसलिए जिन लोगों को स्वार्थ अपना है स्वयं का है उनको जनता सबक सिखाती है और जो लोग राष्ट्र ठीक है। विचारधारा को जो राष्ट्र को आपकी बात संपन्न बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं जनता उन्हें एनडीपी को वोट बहुत देती है। ज्यादा प्रीति जी नहीं, नहीं। एनडीपी को बहुत ज्यादा वोट मिला था। आप देखा होगा पूरी सत्ता उन्होंने हिला दिया। छोटी वोट कटवा कहते थे लोग उसको, लेकिन उन्होंने जनता को ये दिखा दिया उज्जवल जी, कि जनता उनके उज्जवल साथ जी, है। उज्जवल जी, देखिए जब कृष्णकांत जी को जब मैं थोड़ा सा उज्जवल जी- सुधार कर दूं। कृष्णकांत जी उज्जवल को मैं मेरा एक बात नेटवर्क सुधार थोड़ा कर आज दूं। दिक्कत है, हमको पहली कर बात तो ये दीजिए। कि लोजपा अकेले चुनाव लड़ी थी, वो तीसरा मोर्चा नहीं थी, वो एक पार्टी के तौर पर लड़ी थी। उसने अपना एक एग्जिस्टेंस एक व्यक्तिगत पार्टी के तौर पर उसने किया था। किसी पार्टी को वो मोर्चा बता रहा है और मोर्चा के हिसाब से वो फ्रंट कमेंट कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए चुनाव में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनने के बाद इस देश ने ये समझा कि तीसरा मोर्चा जैसा कुछ नहीं होता है। प्लीज राहुल जी, ठीक है। चंदन जी चंदन जी की बात नहीं हमारे सामने चल बिल्कुल नहीं। चंदन जी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो प्रीति जी ठीक है, आपको मौका दिया था। प्रीति जी वो लोजपा से लड़े तो इस वजह से उनको इतना वोट आया। देखिए वो कोई उज्जवल जी, सही ये आपकी बात बात जो आ है गई चंदन जी। 2024 हो चंदन जी, या आप- 2025 हो, इस बार जो लड़ाई होगी वो इंडिया और एनडीए के बीच में होगी। जहां तक बिल्कुल तीसरे मोर्चे की जो बात है, जिसमें बसपा हो या पप्पू यादव जी हो या मुकेश सहनी जी की बात हो रही है, तो देखिए मुकेश सहनी जी ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। ये एक बार्गेन का एक अपना तरीका उनका है कि प्रेशर दे रहे हैं कि या तो जो है इंडिया गठबंधन से हमको कुछ सीटें मिल जाएं या एनडीए हमको अपनी शर्त पर सीटों तय करने के लिए दें। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। अगर मुकेश सहनी जी आरक्षण की बात करते हैं तो हर एक समाज को अपनी बात करने का अधिकार है। अभी कुर्नी में चुनाव हुआ तो कुर्नी चुनाव में मुकेश सहनी जी हारे, लेकिन इनका एक समाज का अपना वोट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 2 करोड़ के वैन पर घूमकर और ये कह देंगे कि पूरे सहनी समाज का नेतृत्व यही करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हमने देखा है। तो अभी ये जो गठबंधन है, सुन लीजिए, अरे आपके सुनिए ना, आपके समय में नहीं बोले हैं, धैर्य रखिए। तो ये जो है कि जो गठबंधन ये बनने का एक स्वरूप ले रहा है, ये देखिए पप्पू यादव जी हैं, अब गए थे इफ्तार में, तेजस्वी जी तो बहुत प्रेम से बिरयानी खिलाए, लेकिन जहां सीटें देने की बात हुई तो सीधे धकिया दिए कि निकलिए, कहां आपका कोई अस्तित्व है। अब आरजेडी का जो समीकरण है एमवाई समीकरण है, चंदन जी आप कहां से लड़ेंगे पहले तय कर लीजिए ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं दूसरे का। वही नहीं है चंदन जी सुन लीजिए, आप अपना कहां से लड़िएगा, पप्पू अरे आपका कहां से लड़िएगा, आप अपना टेंशन लीजिए ना। दिखती है वो पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी ने कभी ये बात नहीं कहा है कि वो कोई दूसरे गठबंधन के साथ जाने की बात कर रहे हैं। तो उनके विरोध का कोई समझ में नहीं आता है। तो ये जो पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी ने कभी भी जन अधिकार पार्टी कुछ नहीं है, किसी भी गठबंधन में जाने की बात नहीं कही है। पहले आप तय कर लीजिएगा। और जहां तक बात है, देखिए अब आपस में आ गया है। नीतीश चंदन जी बहुत देर से बोल,
तो हमको सुनिए ना, ऐसा चंदन जी, लगता है सुनिए, देखिए एक उम्र हो चंदन गई जी, है सुनिए, नीतीश कुमार जी की चांद और परवीन डायरेक्टली तेजस्वी कुछ कह रहे प्रसाद हैं यादव चाहते हैं कि आपके लिए धतिया कह रहे हैं, सुन लीजिए कुर्सी पर चंदन जी, जाए। आप सुन लीजिए, चंदन जी सुन लीजिए ना जरा। चांद परवीन, पप्पू यादव जी कहाँ जाएंगे, पप्पू यादव जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये पप्पू यादव जी और उनकी पार्टी का समस्या है। आप अपनी चिंता कीजिए कि आप कहाँ के सीट से चुनाव लड़ेंगे और आपकी पार्टी को कहाँ का सीट मिल रहा है, पहले आप उसकी चिंता कीजिए, दूसरे का छोड़ दीजिए। और बिहार में मैं बता दे रहा हूं कि सुन लीजिए, पप्पू यादव और जन अब अधिकार एक पार्टी देखिए, केवल एक अब यही देखिए सुन लीजिए, एक ऐसा विरोधाभास कि दल और एक पप्पू ऐसा यादव नेता है। अपना पार्टी अरे बनाते आप हैं, अपना तय कीजिए ना भाई, कार्यकर्ताओं से पूरे आप 5 अपना साल तय काम कीजिए कराते ना हैं, श्रीमान। पत्नी को आप चुनाव गाजीपुर लड़ना से होगा, लड़ेंगे, आप गाजीपुर से लड़ेंगे, अब कांग्रेस से चुनाव चांद लड़ेंगी, पत्नियां लीजिए, कांग्रेस से चंदन जी, सांसद रहेंगी और अरे खुद जो चंदन जी है क्या है, ये जवाब ही दे रहे हैं, लोग चंदन जो जी। है ब्लैकमेलर चंदन जी, लोग पहले हैं। सुन लीजिए, बिहार की सुन लीजिए राजनीति ना। के विशुद्ध ब्लैकमेल करने वाली राजनीति अगर कोई अरे करता सुनिए है ना, तो ये ब्लैकमेल कौन लोग हैं। करता है वो कौन तो जान रहा है, कहीं सब से कुछ भी दिख रहा है। राजनीति, बिहार की राजनीति में 2 वोट लोग नहीं लीजिए। है, आप देख लीजिएगा। अरे अभी सुन पूर्णिया लीजिए, गए, बिहार की अभी राजनीति में पूर्णिया कहीं से बोल दिखते रहे हैं हैं कि आप हम लोग, चुनाव लड़ेंगे, कहीं लेकिन दिखते कोई हैं नहीं है आप कि लोग, वहां जाके चंदन कौन जी, कहीं चांद दिखते जी, नहीं बोल है कर आप ये लोग, चुनाव लड़ जाए। कहीं धरती मैं पर दोनों जिस को अपना याद करना चाहता जनाधार हूँ, जो है चंदन जी, कहीं चांद जी, यादव धरती जी पर जब तक एग्जिस्ट करते निर्दलीय हैं आप थे लोग। तब तक और बहुत भी अच्छे लोग हैं नेता थे, पैनल में, चंदन जी, लेकिन चांद जी जैसे प्लीज। ही लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में आए वह बर्बाद हो गए। नीलाभ जी, चंदन कह रहे हैं कि उज्जवल लाखों जी, रुपए के इनको बस से इनकी बैठकर बात अपनी यात्रा निकाल दीजिए। निकालते हैं। मुकेश सहनी जी आप कांग्रेस भाई से बोल का रहे हैं, बात कुछ सामने आ कहा गई है नहीं है, कि हमको आशा दो- है उज्जवल कि जी, उनको देर 2 सवेर चंदन जी, करोड़ के चंदन बस जी, से अगर घूम रहे हैं, तीन एक लाख अति लोगों की पिछड़ा बात का करेंगे, बेटा, और भी लोग हैं एक पहले अति उनको भी पिछड़ा समझना का बेटा चाहिए। अपने समाज को एक मिनट, उस रथ पे चढ़ा रहा एक है, मिनट सुन लीजिए। उनको अति- नीलाजी सवाल तो सुन एक लीजिए, मिनट सुन नीलाजी लीजिए, सवाल आप- सुन लीजिए। आप पर आरोप ये लगातार लग रहे हैं और सभी पार्टियां लगा रही हैं ये आरोप कि लाखों रुपए के सुन ऊपर लीजिए ना बैठ के भाई। चलते हैं, फिर अरे गरीब उज्जवल तबके की बात करते हैं और आरक्षण की एक बात मिनट कर सुन रहे हैं। लीजिए, एक नीलाभ मिनट जी, सुन शांति लीजिए। फिर आएंगे आपके पास, और भी लोग हैं पैनल में, शांत जी प्लीज, सब समझ उज्जवल लीजिए, और भी जी, लोग हैं पैनल में, फिर आएंगे। जी नीलाभ जी, उज्जवल जी, अगर 2 जी। करोड़ के बस से अगर आदरणीय सन ऑफ अल्लाह मुकेश सहनी जी अपने समाज को उस पर घुमा रहे हैं, उस पर चढ़ा रहे हैं, ये रथ अपने लिए नहीं, अपने समाज के लोगों को के लिए उन्होंने बनवाया है, उन तमाम माताओं, बुजुर्गों, बच्चों के लिए, जिनको वो उस पर चढ़ा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम भी इसके हकदार हो। क्या अति पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा कुर्सी सोने कुर्सी बैठने अरे का हक नीलाभ नहीं है जी, बिहार का नीलाभ जी, उस रथ पर चढ़ाकर फिर उतार अरे दे, नीलाभ मतलब जी, उससे क्या होगा? नीलाभ जी, लॉजिक है। आप ये बता दीजिए ना कि टीवी पर बोलने के लिए कोई सानी समाज का नहीं मिला था। अगर समाज की भागीदारी की बात हो रही है तो पर्दा पर चेहरा दिखाने के लिए उस समाज का नहीं मिला था। राहुल जी, ये बहुत ही गलत सवाल है आपका, बहुत ही गलत सवाल है। तरीके का मतलब हर बात पार्टी किसी पार्टी इसका में मतलब भाई, कि एलजेपी में गजब बात हर करते पार्टी हैं। की क्या बात LJP से होती है? चंदन सिंह से आप 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप अपने समाज को, आप अपने समाज को वहाँ गाड़ी में बैठा रहा है। हर जात के ही लोग आके बात करेंगे। तो भाई अरे बोलने पासवान जी के दीजिए। चुनाव पार्टी से ये पासवान राहुल जी होंगे। राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी जमात से होती है, जात से नहीं होती। समझ नहीं आएगी, सारे लोग एक साथ आएंगे। मुकेश सहनी जी मैं- अगर मैं अपने नहीं घर जानता अपने कि- परिवार की बात कर रहे हैं अपना तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। जो की मर्यादा बस इतनी सी रखिए कि बात समझ में सबकी आए, तभी जनता समझ पाएगी। नीलाभ जी अपनी बात रखिए। उज्जवल जी 1 by 1 बुलवाया जाए प्लीज। देखिए सबसे पहले एक बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा का बेटा अगर 2 करोड़ 4 करोड़ के सोने की रथ से घूम रहा है तो बहुत लोगों को इस बात से पेट में दर्द हो रहा है कि भाई काहे घूम रहा है। क्यों एक अति पिछड़ा के बेटे को 4 करोड़ के सोने के रथ से घूमने का हक नहीं है? उज्जवल जी, सर, मैं राहुल जी के जवाब इस देना पर चाहता मना हूँ। गलती नहीं होनी चाहिए। उज्जवल जी, रथ के घूमने का राहुल जी किसी का ने मना जवाब किया देना क्या? चाहता हूँ। मतलब ये है कि आप जब कहते हो कि हम गरीब को रथ पे चढ़ाते हैं फिर रथ पे उतार, ये लॉजिक कैसा सा लॉजिक है? ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा है भाई। उस पे चढ़ने का हक उनको भी है, ये संदेश हम दे रहे हैं और हमारे नेता दे रहे हैं कि अति पिछड़ा के बेटा को भी सोने पे सिंहासन पर बैठने का हक है। नीलाभ जी, यहाँ पे हर पार्टी के नेता जो है 2 करोड़ के 5-5 करोड़ की गाड़ी पे घूम रहे हैं और उनके पास कितनी संपत्ति है सभी जानते हैं।
ये 2 करोड़ की देखिए बात नहीं है। राहुल जी ने जो बात बोली, राहुल जी ये ने जो जो आपने बात कहा है बोले, कृष्णकांत जी, यह एक डिबेट का एक अलग विषय है। आज डिबेट जिस पे हो रहा है कि ये 3 पार्टियां वोट कटवा। सबसे पहले उज्जवल जी, मुझे आपके इस हेडलाइन से आपत्ति है, वोट कटवा। बोचहा का उपचुनाव हुआ था ना, बोचहा उपचुनाव में वीआईपी पार्टी ने अपने दम पर वहां पे लाया ना 30-35,000 वोट कटवा किस बात का? बिल्कुल वहां पे बीजेपी कैसे नंबर आप याद करिए, प्रीति जी भी सामने है, उनका आज घमंड दिख रहा था उनके वक्तव्यों से। वो बार बार कह रहे थे कि इन पार्टियों की क्या ये है, क्या उनकी हैसियत है। तो मैडम प्रीति जी, आप याद करिए सन 1984 का लोकसभा चुनाव, 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें आई थी। इसका जवाब दे देता हूँ नीलाभ जी। सभी बिहार में छोटी छोटी पार्टियां अपनी जात की राजनीति कर रही है। अब जो पार्टियां अकेले तो चुनाव लड़ेंगी नहीं, या तो गठबंधन की पार्टी चुनाव लड़ेंगी, अकेले गठबंधन का फैसला अभी आप रुक जाए, नवंबर हो जाएगा। आपकी पार्टी का क्या योगदान है हमारे राज्य के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 सीट से 300 को पार कर लिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नीतियों से, सिद्धांतों से मैडम प्रीति जी, अगर 300 सीटों को पार कर लिया, प्रीति जी लॉजिकल बात करिए। उनका अपना प्रीति शेखर, नीलाभ जी, दोनों को रोकना चाहूंगा। शांत परवेज, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा जल्दी। 30 सेकंड 40 सेकंड दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। चंदन जी बहुत आसानी से निकल गए डिबेट से। चंदन जी और जितने भी एनडीए अलायंस के प्रवक्ता हैं, उनको अपने दल से ज्यादा और दूसरे पार्टी की ज्यादा अपडेट है। प्रीति जी की बात कर रही है, ये किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, इनको होमवर्क करके आना चाहिए मेरी बहन, कि तीसरा मोर्चा हमेशा सफल रहा है। अगर तीसरा मोर्चा बनता है तब, तीसरा मोर्चा के सहयोग से आपकी पार्टी भी उठी है और तीसरा मोर्चा के इतिहास से ही आपकी पार्टी आगे बढ़ी है। पहले आप होमवर्क करके आइए, एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, जितने भी एनडीए आज का जो चुनाव है, आपकी बात जवाब का याद रखिए, बोलने दीजिए ना, महिला है मैडम, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं जवाब दे दूंगा आपकी बात। जितने भी एनडीए अलायंस के प्रवक्ता है या जितने भी एनडीए अलायंस के दल से समर्थित दल के लोग हैं, उनको दूसरे दलों की चिंता ज्यादा है। दूसरे दलों का अलायंस किससे होगा, किससे टूटेगा, सीट गठबंधन होगा। सुन लीजिए, आपकी बात आ गई, सुन लीजिए, हमारी पार्टी का, मैं अपनी पार्टी का स्टैंड रख रहा हूं। हमारी पार्टी का और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने कभी भी किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं कहा है कि हम इंडिया अलायंस को छोड़कर किसी दूसरे गठबंधन या दूसरे अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, या हम इंडिया अलायंस में जाने की बात कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस गठबंधन की अहंकार को 2024 में ध्वस्त कर देंगे। उज्जवल जी, एक सूत्री मांग और एक सूत्री हमारे जो गठबंधन कर रहे हैं, अपना तो अपनी क्या हैसियत हुई थी जब पप्पू जी लड़े थे चुनाव? निस्संदेह वो अच्छे नेता हैं, राजनीति में मैडम जवाब ले लीजिए। देखिए, 2 मैडम जवाब ले लीजिए, राजनीति में जवाब ले लीजिए, मैडम जवाब ले लीजिए, मैडम सवाल किया, जवाब ले लीजिए। राजनीति में आपकी यही हैसियत है कि आप पे नहीं आई है। हमारे साथ इस शो में जुड़े आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग आए हमारे साथ। अब कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि बिहार में जो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जिसकी बात चल रही है, वो कितना कारगर होता है। और उसी के साथ ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि जिस पार्टियों की बात चल रही हो, वो चाहे AIMIM हो, चाहे पप्पू यादव की पार्टी हो, चाहे मायावती की बात चल रही है, चाहे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की बात चल रही हो, इन सभी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की स्थिति में ये चीजें साफ होंगी और उसी के साथ ये भी साफ हो जाएगा
कि इंडिया और एनडीए का रास्ता रोकने के लिए ये नया सुगबुगाहट, नया मोर्चा, इसकी सुगबुगाहट चल रही वो चलेगा, या फिर अपने अपने हिसाब से ये अपने अपने गठबंधन जो एनडीए और इंडिया है इनको ज्वाइन कर लेंगे। इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24।